नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे दिलचस्प दस्तावेजों में से एक की, भारत का संविधान। ये सिर्फ कानून की एक मोटी किताब नहीं है, बल्कि ये 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों और सपनों का आईना है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 470। क्या लगता है ये क्या है? ये हमारे भारतीय संविधान में मौजूद आर्टिकल्स यानी अनुच्छेदों की लगभग संख्या है। यहीं से हमें इसके विशाल आकार का पहला अंदाजा मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। भारत का संविधान पूरी दुनिया में सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। और देखिए, इसकी लंबाई बस यूं ही नहीं है। ये सीधे सीधे हमारे देश की जबरदस्त डाइवर्सिटी, इसके लंबे इतिहास और भविष्य को लेकर जो सोच थी, उसका नतीजा है। तो अपने पहले हिस्से में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर इस संविधान को इतना अनोखा क्या बनाता है, ये बना कैसे और क्यों ये इतना बड़ा और इतना डिटेल्ड है। इसके इतने बड़े होने के पीछे ना 4 बहुत ही दिलचस्प वजह हैं। पहली तो ये कि भारत इतना विशाल और विविध है कि हर क्षेत्र का ध्यान रखना जरूरी था। दूसरी वजह 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो खुद ही बहुत बड़ा था और हमारे संविधान का ढांचा उसी पर आधारित है। तीसरी बात, केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग नहीं बल्कि एक ही संविधान है। और चौथी वजह, संविधान बनाने वाली सभा में वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों का दबदबा था, तो उन्होंने हर छोटी बड़ी बात को लिख देना जरूरी समझा। और इस सोच को सबसे अच्छी तरह से समझाते हैं संविधान के मुख्य शिल्पी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपने इस एक वाक्य में। इसका मतलब ये था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के अच्छे विचारों को लेने में कोई झिझक नहीं दिखाई। और ये टेबल तो कमाल का है। ये दिखाता है कि कैसे हमने दुनिया भर से सीखा। मतलब स्ट्रक्चरल पार्ट तो हमने 1935 के एक्ट से ले लिया, फंडामेंटल राइट्स का आइडिया आया अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए आयरलैंड से, और पार्लियामेंट्री सिस्टम वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया। पर ये कॉपी पेस्ट नहीं था, ये था भारत की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया एक एकदम परफेक्ट मिक्सचर। चलिए, अब ये तो हुई बनावट की बात, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। और यहीं पर आता है इसका सबसे बड़ा कमाल, एक जबरदस्त बैलेंसिंग एक्ट। देखिए, पहला बैलेंस है कठोरता और लचीलेपन के बीच। एक तरफ अमेरिका का संविधान है जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है, दूसरी तरफ ब्रिटेन का सिस्टम जहां कानून बदलना बहुत आसान है। तो भारत ने क्या किया? भारत ने चुना बीच का रास्ता। एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां कुछ जरूरी चीजों को बदलना तो बहुत मुश्किल है, जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन बाकी चीजों को वक्त के साथ साधारण कानून की तरह ही आसानी से बदला जा सकता है। दूसरा बड़ा बैलेंस था केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच। हमारे यहां 2 सरकारें हैं, केंद्र की और राज्य की। शक्तियों का बंटवारा भी है, जो कि एक फेडरल सिस्टम की निशानी है। लेकिन साथ ही एक बहुत मजबूत केंद्र है, सिंगल सिटीजनशिप है और एक ही न्यायपालिका है, जो इसे यूनिटरी यानी एकात्मक बनाती है। इसी अनोखे मिक्सचर की वजह से एक्सपर्ट्स भारतीय सिस्टम को क्वासी फेडरल या अर्धसंघीय कहते हैं। मतलब न तो ये पूरी तरह से फेडरल है, न ही पूरी तरह से यूनिटरी। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी बैलेंस, वो है संसद और न्यायपालिका के बीच। सोचिए, ब्रिटेन में संसद जो कह दे वो पत्थर की लकीर है, और अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को रद्द कर सकता है। भारत ने यहां भी एक शानदार रास्ता निकाला। हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए कानूनों की जांच कर सकता है, उन्हें रद्द भी कर सकता है अगर वो संविधान के खिलाफ हों। और वहीं संसद के पास संविधान के बड़े हिस्सों को बदलने की ताकत है। मतलब एक दूसरे पर पूरा चेक एंड बैलेंस रखा गया है। तो ये तो हो गई सरकार चलाने की मशीनरी की बात, पर इस संविधान का दिल क्या है? ये अपने लोगों से क्या वादा करता है? चलिए अब उस पर आते हैं। ये हैं वो 6 मौलिक अधिकार जो इस संविधान की आत्मा है। ये सिर्फ अधिकार नहीं है, ये सरकार की शक्तियों पर एक लगाम है। और सबसे बड़ी बात, ये जस्टिशिएबल हैं। मतलब अगर इनका हनन होता है तो कोई भी सीधे कोर्ट जा सकता है। और हाँ, सेक्युलरिज्म। भारत का सेक्युलरिज्म पश्चिम जैसा नहीं है, जहां धर्म और सरकार के बीच एक दीवार है। यहां ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि सरकार सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी और सबको बराबर प्रोटेक्ट करेगी, जो भारत जैसे देश के लिए बिल्कुल सही मॉडल है। अब जरा इस पे नजर डालिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सबको वोट का अधिकार। संविधान लागू होते ही बिना किसी भेदभाव के, चाहे जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, सबको वोट का अधिकार मिला।
जो उस जमाने में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। और फिर 1989 में वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई, जिससे ये और भी समावेशी हो गया। तो अब तक हमने देखा कि संविधान क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि ये कोई पत्थर में लिखी इबारत नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो आज भी बदल रहा है और विकसित हो रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत 1976 का 42वां संशोधन। ये इतना बड़ा था, इसमें इतने सारे बदलाव हुए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाने लगा। सोचिए, एक संशोधन इतना बड़ा कि उसे छोटा संविधान कहा जाए। ये दिखाता है कि ये वक्त के साथ खुद को ढाल सकता है। लेकिन इस ताकत पर एक बहुत जरूरी लगाम भी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती इस केस में एक ऐतिहासिक फैसला दिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसका मतलब साफ था, संसद संविधान बदल तो सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना, उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। जैसे कि लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म, ये सब नहीं बदले जा सकते। और ये सिर्फ बदलाव की बात नहीं है, इसमें नई चीजें जुड़ी भी हैं। 1976 में नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गईं। और फिर 1992 में एक और क्रांतिकारी कदम उठाया गया, पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मतलब सरकार का एक तीसरा स्तर बनाया गया, जो दुनिया के किसी और संविधान में नहीं मिलता। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक अरब से ज्यादा लोगों का देश, जहां इतनी विविधता है, वहां एक दस्तावेज कैसे एक इंसान के अधिकारों और पूरे राष्ट्र की एकता में संतुलन बनाता है। शायद यही भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी चुनौती है। और यही वो चीज है जो इसे आज भी इतना प्रासंगिक और जिंदा बनाए हुए है।